सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा है नूतन से। न्यू चैप्टर स्टार्ट तो नहीं, एक मिनट। 30 वाला। हाँ एक मिनट। हाँ, मास डिफेक्ट बराबर। स्कूल में एग्जाम कौन सी तारीख से है? 5। 6 है ना। और एग्जाम ऑफलाइन ही होगी ना? सर अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है। सर हमारे में मैसेज आया क्या था। कि एग्जाम ऑफलाइन होगी? हाँ तो हम लोग ने मास डिफेक्ट पढ़ा था, है ना। मैंने बोला था कि देखो, जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है ना, तो जैसे मान लो कोई हीलियम एटम बना, तो उसमें क्या होता है, जो हीलियम एटम बनेगा वो बनेगा प्रोटॉन से, दो प्रोटॉन से, दो न्यूट्रॉन से। इसमें से थोड़ा सा मास कम होगा, इसमें से थोड़ा सा मास कम होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। अब मिलके वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे एक न्यूक्लियस हीलियम का। और, है ना, थोड़ा थोड़ा सबसे मास कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मास कम हो गया, और क्या बन गया? हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। तो जो टोटल मास होगा ना किसी भी न्यूक्लियस का, अगर हम निकालते रहे, जैसे हीलियम एटम का न्यूक्लियस का हमने मास निकाला, तो वो कम होता है इन कंपैरिजन टू सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। इसको हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। मास डिफेक्ट। सर ये तो हो गया। डेफिनेशन लिखा दी थी ना मैंने इसकी। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद ये लिखा था तो मैंने डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू माइनस एम कैपिटल एम। ये क्या हो गया? दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया? मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हो गया? मास डिफेक्ट। इसको नोट कर दे। ये लिखा है क्या? नहीं सर ये नहीं। ये नोट कर लो, ठीक है। ये जो लास्ट से पढ़ा ना, बस उससे ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ना। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो मैं तुम्हें कॉल ही करा था, रिंग भी गई होगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है देखो, एक्चुअली क्या देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऐसा होता है ना कि मान लो जो ई होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी, वो रहता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये हो जाएगा जेड एम पी दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब सीधी सी बात है कि मान लो कोई न्यूक्लियस से क्या होता है, जब मास थोड़ा थोड़ा कम होता है तो वो मास, जैसे मान लो टोटल न्यूक्लियस का मास हमने देखा, ये था 1 1 1 1, और जो हमारा न्यूक्लियस का मास आता है वो आता है 3.8। ठीक है, मास। तो कितना से मास कम हो गया, तो आंसर 4 - 3.8 दैट इज 0.2 से मास कम हो गया। ये मास गया कहाँ फिर? ठीक है, सवाल ये आता है, अगर ये अगर ये प्रोटोन प्रोटोन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जब ऐड होकर के न्यूक्लियस देंगे जिसका मास 3.8 है, तो वो मास गया फिर कहाँ? तो हम ऐसा होता है कि वो जो मास होता है ना, वो कन्वर्ट कर जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी लिबरेट कर जाती है। ठीक है, वो एनर्जी लिबरेट कर जाती है, और ये हमारा हो गया। अब समझो इस बात को कि अगर मेरे को इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो जो एनर्जी लिबरेट हुई है बाहर, अगर मैं उसको उतनी एनर्जी दे दूं, तो वापस से क्या होगा, ये टुकड़ों में टूट जाएगा, 4 टुकड़ों में, और हमको वापस से क्या मिल जाएंगे, न्यूक्लियस मिल जाएंगे। तो ये जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है ना, ठीक है, उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। नाम क्यों पड़ा बाइंडिंग एनर्जी का? क्योंकि देखो, याद रखता है, एक यूनिवर्सल लॉ है कि किसी चीज कोई भी चीज जो है स्टेबल रहने के लिए हमेशा वो चाहता है कि उसके पास एनर्जी कम हो। ठीक है, वो देखा भी होगा, ऐसा एक आता था कि खिलौना आता है ऐसा करके हिट भी करके, ठीक है, उसके ना नीचे में पूरा ये सैंड भरी होती है, उसको मुक्का मारोगे लुढ़क जाएगा, ठीक है, वापस से सीधा हो जाता है। क्यों? सीधा रह के ना क्या होता है, उसकी एनर्जी जो होती है सबसे कम रहती है, ये सबसे लो लेवल पे रहता है। हर चीज दुनिया की चाहती है कि वो लो एनर्जी स्टेट में रहे। या हर चीज चाहती है दुनिया में कि वो कैसे एनर्जी स्टेट में रहे, लो एनर्जी स्टेट में रहे। लो एनर्जी स्टेट में रहने के लिए ये क्या करता है, अपना मास लिबरेट कर देता है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। अगर हमने वापस से इसको इतनी एनर्जी दे दी, तो ये क्या हो जाएगा कि वापस से न्यूक्लियस के पास 3.8 में हमने 0.2 एनर्जी अगर दे दी, मास के इक्विवेलेंट, वापस से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा और हमको प्रोटॉन 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 ये देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी की कमी होती है। ठीक है, जो जो एनर्जी की कमी होती है उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और वही एनर्जी की जो कमी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए। ठीक है, और अगर हमने उसको उतनी एनर्जी वापस से दे दी तो वो टूट जाता है, और ये ऐसा करके निकल जाएगा। इसीलिए बताओ, याद रखना, ये जो टॉपिक है ना, ये तुमको पता है, ये पूरे तुमको ब्रह्मांड को समझने में हेल्प करेगा, यूनिवर्स को समझने में हेल्प करेगा कि यार ये मैटर कैसे बना, ये एनर्जी कैसी है। तो दुनिया तो दो ही चीज से बनी हुई है, या तो बनी हुई है मैटर से, नहीं तो बनी हुई है एनर्जी से। अब पहले क्या बना, बाद में क्या बना, भगवान जाने। ठीक है, लेकिन एक बात हमको पता है कि जो मैटर डिस्ट्रॉय हुआ होगा वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, एनर्जी में। और अगर हमने एनर्जी दे दी किसी चीज में अगर, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैटर आ जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ वर्ड्स में। ऐसा लिखा जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इट इज
the energy liberated when nucleons combine to form न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा। और दूसरे वजह से बोल सकते हैं इट इज द एनर्जी required to separate the nucleons and place them at infinite distance apart। ठीक है, ऐसा। इसको नोट कर सकते हो। और याद रखना है, अगर कभी तुम लोग थोड़ा यूनिवर्स के बारे में पढ़ो, बिग बैंग थ्योरी ये सब पढ़ो, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि शुरू में क्या थे, चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, उन्हीं से नए नए तरह के एटम बने, है ना। जब वो एटम बने होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ होगा, ऐसा बोलते हैं कि जैसे बना होगा, मान लो 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, उससे बन गया हमारा एक कार्बन एटम। तो कार्बन, अब जो जो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मास कम हो गया होगा, वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो गई होगी उस समय, वो बन गई, वो इसके लिए जो अब इस एटम के लिए क्या बन गई, वो जो एनर्जी रिलीज हुई इस एटम के लिए बन गई वो बाइंडिंग एनर्जी। आज की डेट में अगर हमने उसको उतनी एनर्जी दे दी न्यूक्लियस को, तो वापिस से वो क्या बन जाएगा, वापिस से उसके न्यूक्लियस सेपरेट कर जाएंगे। ठीक है, और उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। इसको नोट कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया लिखा हुआ ना सबका? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अभी तो कोई बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा ना यहाँ पे मैंने, ये B इक्वल्स टू ZmP फिर प्लस A माइनस ZMN फिर माइनस MN C का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिखा बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन। यहाँ पर पता है एक इश्यू क्या है कि हमें ना मास, प्रोटॉन का मास पूरे ना हमको पता होता है। पता मतलब इन द सेंस, नेचर में हमको प्रोटॉन तो मिलते नहीं है डायरेक्टली, तुमको मिल जाएगा, हमें एटम मिलते हैं, हाइड्रोजन एटम मिलेगा, हीलियम एटम मिलेगा। प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा अपने को? प्रोटॉन अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। अभी भी एयर में क्या है, ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब अलग अलग होकर के मिलने मुश्किल होते हैं, उसको तो फिर लैब में क्रिएट करना पड़ता है। तो अपने को थोड़ा इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना था। हमने कैसे मॉडिफाई किया, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा। ये पता हमको कि मास ऑफ एटम, हमें क्या करना है, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास लिखा ना सेपरेटली,
इसको हमें कन्वर्ट करना है एटम के मास, हाइड्रोजन एटम के मास पे, जो कि नेचुरली अवेलेबल होता है। तो कैसे इसको देखो हाइड्रोजन के मास पे कन्वर्ट करेंगे, देखो m, ये हो जाएगा कोई भी एटम का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ द एटम होता है, कोई भी एटम का मास। मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाता है, ये हो जाएगा मास ऑफ द एटम माइनस ZME। और ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा एक चीज याद रखना है, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रहता मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन ध्यान में रखना है। अब इन दो इक्वेशन का हम सहारा लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे ZMP, इसको लिखा जाएगा ZMP प्लस मैंने अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ना ZMP प्लस ZME कर दिया। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस पे मैंने क्या, मेरे को ना एटम का चाहिए, तो एटम के लिए मैंने क्या किया, ZMP प्लस ZME एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, प्लस A माइनस Z MN, ये तो वैसा का वैसा रखा मैंने, माइनस MN ये वैसा का वैसा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो यहाँ पे माइनस भी कर देता हूँ मैं, माइनस ZME। तो कुछ किया नहीं मैंने, तो नहीं कुछ नहीं किया है मैंने, इसी इक्वेशन में ना, ऊपर वाले इक्वेशन में ZME ऐड किया है, ZME सब्ट्रैक्ट किया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी अब देखो तो, यहाँ Z कॉमन ले लो, ZMP प्लस ME, MP प्लस ME तो MH होता है। और ये तो हमको तो दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन नहीं पता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास हमको सेपरेटली निकालने में दिक्कत होती है, प्रोटॉन का मास निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन हाइड्रोजन का मास तो हमको पता ही होता है, हाइड्रोजन कॉमनली अवेलेबल होता है। प्लस A माइनस Z MN माइनस, अब यहाँ कॉमन ले लो, माइनस, तो MN प्लस ZME क्या हो जाएगा देखो तो, मास ऑफ द एटम हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो मास ऑफ एटम होता है। तो दिस इज द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी फॉर एनी एटम। ठीक है, इसको नोट कर दो। हमें एटम दे दिया जाएगा, कार्बन एटम है, ठीक है, बताओ उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो हमको हाइड्रोजन एटम का मास तो पहले से पता है, इंटू जेड कर दोगे। यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा, जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर। मास ऑफ न्यूट्रॉन पता रहेगा, उससे निकाल लेंगे, मास ऑफ एटम किया रहेगा, उससे निकाल करके निकाल लेंगे आंसर। इसको नोट कर दो। सर बट मास ऑफ प्रोटॉन निकालना जब मुश्किल है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? मैं देखो एक्चुअली बताऊं, अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो, देखो मैं बताऊं, ये तुम देखो अपने को ऐसे प्रोटॉन का मास ही पता ही रहता है, ठीक है, लेकिन देखो मैं बताऊं ये क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसा कि तब वैलिड होता है ना, जब तुम्हें डेटा में हो सकता है हाइड्रोजन एटम का मास दे, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम का मास दे देना, तो फिर हमारे डेटा में निकालना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है ऐसा। ठीक है, डेटा क्या दिया गया है, डेटा में अगर हाइड्रोजन एटम दिया गया है तो ये वाले फॉर्मूले को यूज कर लो, डेटा में अगर प्रोटॉन का मास दिया गया तो ये वाले फॉर्मूले को यूज कर लो, डेटा क्या दिया हो उसके हिसाब से बस यूज करो।
तो नोट कर लो पहले सब कुछ। उधर लिखा हुआ नेक्स्ट देखो आप, बाइंडिंग एनर्जी। कितनी बार ऐसा होगा ना, जब बाइंडिंग एनर्जी निकालने बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट पे ऐसा भी होगा, जो मास डिफेक्ट होगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी से। ठीक है, ये भी शॉर्टकट हो गया, क्योंकि हमको पता है ना कि जो 1U था दैट वाज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना, उसी से निकल करके आ गया। और याद रखना एक चीज, एग्जाम में ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है, कि ये वाला यूज करना है डिपेंड कर डेटा क्या गिवन है। ठीक है, डेटा के हिसाब से या तो हम ये यूज करेंगे, नहीं तो फिर ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्या डेटा दिया हुआ है। तो बात हम लोग बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। याद रखना है, बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना एनर्जी लिबरेट हुआ है या कितना एनर्जी देना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ, वो हमें देगा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। देखो एक बात समझ में आनी चाहिए, हीलियम का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो जो है ज्यादा होता है। ठीक है, वो कम होगा। यूरेनियम का देखा जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी, वेरी हाई। इसका वेरी लो होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 235 न्यूक्लियो से मास टूटा होगा, तब जाके बना होगा ना यूरेनियम। इसमें खाली 4 से टूटा ना, 1 2 3 4। इसका अगर 0.1 का मास डिफेक्ट होता है, 0.124 इसका 235 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पे बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात समझो कि यहाँ पे अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आती है उसको डिवाइड करेंगे 235 से, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, वो जो एवरेज वैल्यू आती है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वही चीज ऐसी होती है जो कि डिसाइड करती है किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को। ठीक है,
तो ये नोट कर लो, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी per न्यूक्लियर decides the stability of the nucleus. ठीक है, मोर तो बाइंडिंग एनर्जी per न्यूक्लियर मोर इज द स्टेबिलिटी, क्योंकि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी per न्यूक्लियन होगी उतना ज्यादा वहां पे एनर्जी, उतना ज्यादा वहां पे मास एनर्जी लिमिटेड हुई है, एनर्जी की कमी उतनी ज्यादा हुई है, उतनी कम एनर्जी होगी ना एटम, बचे हुए एटम के पास, जितनी कम एनर्जी होगी तो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसका ना ग्राफ बनाते हैं हम लोग एक, ये ग्राफ मैंने इसका ग्राफ एग्जाम में से ड्रॉ करने तो नहीं आता है, लेकिन इसका ग्राफ एग्जाम में बना हुआ आएगा और उस ग्राफ से हम लोग को अलग अलग चीजें कंक्लूड करनी पड़ती है। ये है मास नंबर, और ये है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो ये 1 होती है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब उसके बाद हीलियम के लिए काफी ज्यादा होती है ये, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो कुछ लगभग आती है 7 के आसपास, लिथियम की कम हो जाती है, 7 होती है खाली इसकी, लिथियम की हो जाती है कुछ 5.5। फिर कार्बन की आती है, फिर ऑक्सीजन की आती है, फिर सबसे ज्यादा जाती है ये 8 होती है, 8 भी नहीं, 8 पॉइंट लगभग 6 हो जाती है, 8.8 8.6 होती है। 8.8 होती है, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है सबसे ज्यादा, होती है किसके लिए, आयरन के लिए। और फिर लगभग 7.5 हो जाती है ये यूरेनियम के लिए। ग्राफ ऐसे जाएगा। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो सबसे कम होती है प्रोटियम ड्यूटेरियम की, खाली कितना है, 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, देखो 1.1 या 1.2 होती है। और सबसे ज्यादा किसके लिए, आयरन के लिए। तो देखो ये चीज पता है, कहीं ना कहीं ये चीज पता है, जो हम लोगों ने पढ़ के रखा ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो देखा होगा कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना सन में भी, वो कंबाइन कर जाते हैं और हमको देते हैं हीलियम एटम। क्यों ऐसा होता है,
क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। तो वो क्या होते हैं, वो काफी ज्यादा जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी ना उतना वो अनस्टेबल होता है। लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी, मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लेस बाइंडिंग एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, तुरंत दूसरे एटम को खोजता है कि आ जाओ मेरे साथ मिलके हीलियम बनाते हैं। तो ये क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। तो हीलियम बनाएगा ना तो क्या होता है कि इसमें अ, ये बनाएगा हीलियम। यहाँ पे ना इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना ये कितनी होती है, लगभग 7 के आसपास होती है। और इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, 1.2 है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी कम हो गई, बाइंडिंग एनर्जी मतलब एनर्जी की कमी। तो इसकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। कम हो जाएगी तो जो बाकी एनर्जी जो बचती है वो कहां चली जाती है, हीट के फॉर्म में लिबरेट कर जाती है। यही तो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.2 थी, ठीक है, इसकी कितनी थी, 1.2 थी। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, 7 हो गई। तो डिफरेंस कितना हो गया, मतलब एनर्जी इसकी कितनी है, 7 से इसकी एनर्जी कम हो जाती है। एक मिनट रुको। तो मैं क्या बता रहा था कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन कैसी है, काफी कम है। तो इसमें एनर्जी की कमी ज्यादा है। तो यहां से क्या होगा, जब ये कंबाइन करेगा ना तो ये काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे कि एनर्जी की कमी यहाँ पे ज्यादा आती है। और ये हीलियम बनता क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है इस दोनों से। यही एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसा बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको नोट कर जाओ पहले एक बार, फिगर, इस फिगर को नोट कर जाओ, फिर और डिस्कशन करते हैं।
ठीक है। अभी देख लो इसको थोड़ा सा ना, एक बार मैं और इसको थोड़ा सा अच्छे से कर बता देता हूँ कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पे न्यूक्लियन कितनी है, लेट से 1.2 है। कितने न्यूक्लियॉन्स है, 2 है। तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो 2 इंटू 1.2 दैट इज -2.4। एनर्जी की कमी है ना, इसलिए माइनस लिखा मैंने। यहाँ पे कितनी होगी, -2.4। यहाँ कितनी एनर्जी होगी, यहाँ पे चार न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी 7 है, यहाँ हो जाएगी -7 इंटू 4, -28। अब ये एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, जरा देखो तो -4.8। यहाँ कितनी एनर्जी हो जाएगी, -28। तो ये एनर्जी -4.8, ये एनर्जी कितनी, -28 है। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल कितना आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, माइनस करेंगे तो +28 हो जाएगा। मान लो इनिशियल एनर्जी 10 थी, बाद में एनर्जी हो जाती है मान लो 2, तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना कैसे करेंगे, तो चेंज क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, पहले कितना था बाद में कितना। तो इनिशियल 4.8 है, बाद में कितना था, -28, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा, 24। मतलब पॉजिटिव वाला रिजल्ट, मतलब पहले एनर्जी ज्यादा है, बाद में एनर्जी कम है। यही एनर्जी क्या होती है, लिबरेट कर जाती है, ठीक है, और ये लिबरेट करती है। और यही एनर्जी तो जो न्यूक्लियर बम जब फूटता है, हाइड्रोजन बम जब बनाते हैं उसे जब, तो उससे वही एनर्जी लिबरेट होती है और हीलियम बन जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ताकि छोटे छोटे न्यूक्ली मिलके बड़ा न्यूक्लियस बना सके। क्यों बनाते हैं बड़ा न्यूक्लियस, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक है, क्लास एंड होगी, फिर से ज्वाइन कर लेना एक बार।